नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस योजना से प्रदेश की 20 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर गैस कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो ये शुभारंभ किया गया है, इसमें खास क्या है। 10 जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इनमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उन तमाम प्रवासी मजदूरों और के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है, जहां पर जिनको पहला पते के अभाव में सुविधा नहीं मिल पाती थी, वो लाभ से वंचित चल रहे थे। बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी। सीएम योगी ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि पहले गैस के लिए लाइन में खड़े होते थे लोग, लाठियां बरसा करती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना ने लोगों को बेहद लाभान्वित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 150 किसानों से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता हैं और समाज का भाग्य विधाता भी, इसलिए हम सबके एजेंडे में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का काम करता है। किसान अपनी मेहनत से हर एक का पेट भरने का काम करता है। कोरोना काल में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बुरी से बुरी तरीके से प्रभावित रहीं, मगर कोरोना का डटकर मुकाबला अन्नदाता किसानों ने ही किया। इसके लिए मैं देश के सभी अन्नदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अन्नदाता किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी हो, सामान्य दिनचर्या हो, अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का कार्य भी करता है, हर एक का पेट भरने का कार्य करता है। और ये जो कार्य होता है बहुत अभिनंदनीय जो कार्य है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से तो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। मैंने देखा कि कोरोना ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना का डट करके मुकाबला अगर किसी एक ने किया हो, अन्नदाता किसानों ने किया। तो वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की गन्ना मूल्यों में वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है और ट्वीट करते हुए कहा है। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए से ज्यादा बढ़ाए हैं। गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए और किसानों की आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे और सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने वाले हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही वो कई संस्थानों का भी दौरा करेंगे और कुछ शानदार डिजाइन परियोजनाओं का अनावरण भी करते नजर आएंगे। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति अयोध्या भी जाने वाले हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और साथ में कुछ अहम परियोजनाओं का जिक्र भी यहां पर किया गया है, जिनका निरीक्षण करने के लिए लगातार अधिकारियों की तरफ से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ गोरखपुर भी जाएंगे राष्ट्रपति। गोरखपुर में भी कार्यक्रम है जहां पर वो तमाम लोगों से सीधे तौर पर रूबरू हो पाएंगे। ताजनगरी आगरा में शराब पीकर मरने वालों के आंकड़े में इजाफा होता जा रहा है। इसका क्षेत्र भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कोलारा कला देवरी के बाद अब गढ़ी जहान सिंह से भी मामले सामने आने लगे हैं। जहां कल 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, वहां पर एक और युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से युवक की तबीयत खराब हुई थी।
एक ताजगंज क्षेत्र से है, एक यहाँ इस गांव से है और तीसरा शमशाबाद की कुछ जानकारी मिली है। तो यहाँ हम लोगों ने एडीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीएम साहब ने सभी आए हैं, लोगों से बातचीत करना है, अधिकारियों, एक्साइज विभाग के अधिकारी, थाने के लोगों से सबसे बात की है और भी जगह जाएंगे और इस बात की जांच कर रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई करना बताया। तो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कब उन्होंने शराब ली, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे पूरी कार्रवाई बताई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में विरोधियों ने उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के नेता पर अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो वहीं पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। धमक और इकबाल से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां सोमवार को पंचतत्व में विलीन तो हो गयी, लेकिन उनके श्रद्धांजलि सभा में विरोधी नेताओं के उपस्थित न होने को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट के जरिए सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से रोक तो नहीं दिया। इस जवाबी हमले का जवाब देने से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ब्रांडिंग प्रमोशन की कंपनी होना चाहिए। जब भाजपा ने कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा था। हम समाजवादी लोग दिल से जुड़ते हैं, हम वोट के लिए भावनाओं से नहीं खेलते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। ये मार्केटिंग इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। यही आदरणीय कल्याण सिंह जी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से निकाल दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी और उनका सम्मान दिलाया था समाज के अंदर में, और आज उनके ऊपर राजनीति करनी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समाजवादी लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए राजनीति नहीं करते भावनाओं के साथ। कांग्रेस भी इस जवाबी हमले में पीछे नहीं रही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह बखूबी जान चुकी है कि वह वापस सत्ता में नहीं आने वाली है, तभी वो कल्याण सिंह को इवेंट मैनेजमेंट के जरिए उन्हें पिछड़ा वर्ग का बता रही है। कल्याण सिंह जी को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राकेश सचान जी के नेतृत्व में गया था और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके शोक संवेदना व्यक्त किया था। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर भी इवेंट मैनेजमेंट के जरिए उनको पिछड़ा बता रही है और तरह तरह की चीजें बता रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी मृतक इंसान के साथ में ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये समाज के लिए क्या सोच और क्या विजन तैयार किया जाता है आपके द्वारा। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। इस वजह से उन्होंने कल्याण सिंह जी की मृत्यु को भी इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। जिस तरह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट के जरिए पूरे प्रदेश में उनकी अस्थि कलश का प्रवाह किया। कुल मिलाकर सियासत सिर्फ मौका ढूंढती है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म को साधने का, और मौजूदा वक्त में यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। सियासत इस बात की चल रही है कि आखिर क्या कारण है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मुलायम परिवार के कोई भी नेता उनके घर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि अब लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास और अखिलेश यादव के आवास की दूरी मुश्किल से 200 या 300 मीटर के आसपास होगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं आए। इसके अलावा प्रियंका गांधी पर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाया कि इतने बड़े जो पिछड़ों के नेता थे उनके निधन पर ये लोग क्यों नहीं आए। सियासत गरमाती जा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके प्रतिनिधि वहां पे गए थे। निधन की सूचना मिलते ही वो शहर में और प्रदेश के बाहर होने के नाते उन्होंने उसको ट्वीट किया था, अपना दुख व्यक्त किया था। ऐसा नहीं है, और अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को उनके आवास पर भेजा था। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल के अंकुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अब इस पर विवाद पेश आ रहा है, जिसके बाद शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने ही अपने वाइस चांसलर का विरोध दर्ज कराया। दरअसल 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त किया था। इस शोक पत्र के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें इस शोक संवेदना की निंदा की गई है, जिसके बाद एक बार फिर से यूपी में सियासत गर्मा गई। आज 4 साल का वक्त इस यूनिवर्सिटी में उनको हो गया है। अभी किसी तरीके का कोई भी एकेडमिक काम इन्होंने नहीं किया है, और 2-2.5 साल से कोरोना नहीं आया था उससे पहले से इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद करके रखी हुई है। और अगर इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देने हैं, पॉलिटिक्स ही करनी है, तो इस तालीमी इदारे को ना बर्बाद करें, किसी अच्छी सी पार्टी को देख के पार्टी ज्वाइन करें और इनके जो भी एस्पिरेशंस हैं वो अपने पूरे करें। और जिस भी लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, अगर आप उस पोस्टर पर गौर करेंगे तो नीचे स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू लिखा हुआ है। अब देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है कि कोई भी लड़का एक विरोध दर्ज कराने से पहले भी अपना नाम तक नहीं बताना चाह रहा है। एक डेमोक्रेसी का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसको खत्म करके यहाँ पे पूरा हिटलर शाही चल रही है। और आज यूनिवर्सिटी बंद है कोरोना के दौर में, तब भी 10 से 15 पुलिस वाले हर वक्त इनके आवास पे मौजूद रहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जहां ब्राह्मण सम्मेलन के चौथे चरण की कल से शुरुआत करने जा रही है, जो कि चित्रकूट से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनजीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूबे के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, जहां पर मटका फोड़ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ, बरेली, ललितपुर, संभल और मैनपुरी। बरसात और बाढ़ के बाद शहर बनारस के लोग अब डेंगू से लड़ते नजर आ रहे हैं। कबीर चौरा अस्पताल के डेंगू वार्ड की 10 बेड भरने के बाद कार्डियक डिपार्टमेंट में बनाए गए 10 बेड के टेम्परेरी डेंगू वार्ड में भी मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। आपको बता दें कि कबीर चौरा अस्पताल का डेंगू वार्ड इस समय भर चुका है। सभी मरीजों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच कबीर चौरा अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि हमारे पास एक सेपरेट वार्ड है और एक टेम्परेरी डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें डेंगू के मरीजों को रखा गया, जहां साफ सफाई की खास व्यवस्था की गई है। आयुर्वेदिक चीजें उनको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ती, का जूस लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जो भी हमारे पास आयुर्वेदिक चीजें उपलब्ध हैं उनको लेने में कहीं कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं लगती। उनको लेने में सेवन करना चाहिए, अगर कहीं कोई अदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं तो सेवन जरूर करना चाहिए। श्रावस्ती में एक दिन की बारिश से इकोना बाजार पानी पानी हो गया, जिसके बाद इकोना नगर पंचायत प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। बारिश के बाद कई मोहल्लों में लोगों के घरों तक में पानी दाखिल हो गया और सीएचसी सहित कई और सरकारी दफ्तर में जो परिसर हैं वो उसमें जलजमाव हो गया। जलजमाव के बाद मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नाला सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए के नाम पर डकार लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पंचायत प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मुजफ्फरनगर 8 साल पहले कांवल कांड को लेकर खालापारा के शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जानम सहित 7 आरोपी एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस पूरे मामले में आरोप तय होने थे, लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 3 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने इस पूरे मामले में आरोपियों को चार्ज फ्रेम करने के लिए 1 सितंबर की तारीख सुनिश्चित की है। गाजियाबाद के नासिरपुर इलाके में दोस्तों के साथ लूडो खेल रहे युवक को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए
तफ्तीश शुरू कर दी है। जन्माष्टमी को लेकर बाजार सजने शुरू हो गए हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लड्डू गोपाल को पहनाई जाने वाली पोशाक का बहुत महत्व होता है। कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन में पोशाक बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। वृंदावन में कृष्ण की पोशाक बनाने का ये काम सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। और भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाने का काम ना हो, ये कैसे हो सकता है। ठाकुर जी की पोशाक बनाने में कारीगर जाति धर्म को एक और दरकिनार करके दिल खुशी से काम करते हुए अपने हुनर को बखूबी रंग देते हैं। ये पोशाक तो हम कम से कम 20 साल पहले से 40 साल हो गए कम से कम। तो कब से आप तैयार करते आ रहे हैं और इसको तैयार करते हैं आपको कैसा महसूस होता है, जबकि आप एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण की आप पोशाक तैयार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की पोशाक है, हम दिल खुशी से इसको काम अंजाम देते हैं, अच्छा काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो ये जन्माष्टमी आने से कितने दिन पहले से आप पोशाकें तैयार करने लगते हैं? ये तो हमारे 2 महीने से पहले चालू हो जाता है, 2-3 महीने से पहले चालू हो जाता है। जन्माष्टमी राधाष्टमी इसी की पोशाक हम मनाते हैं। कान्हा की लीला स्थली वृंदावन में पोशाक बनाने का काम इस समय जोरों शोरों से किया जा रहा है। वृंदावन की रंग बिरंगी पोशाक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। कान्हा का जन्मदिन नजदीक है और उनकी पोशाकों को बनाने का काम भी चरम पर चल रहा है। पोशाक को बनाने का काम जहां हिंदू करते हैं, वहीं 80% मुस्लिम कारीगर बेजोड़ कारीगरी करके इन पोशाकों को तैयार करते हैं। श्रद्धालु भी यहाँ की बेजोड़ कारीगरी के मुरीद बन जाते हैं। अब बात इस बार की जन्माष्टमी की। इस बार ठाकुर जी मोतियों और कुंदन से जड़ी पंचरंगी पोशाक में एक अलग ही छटा बिखेरते नजर आएंगे। इस बार नई नई डिजाइनों की बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें तैयार की जा रही हैं। कई महीने पहले से पोशाक बनाने का काम अब चरम पर है। हालांकि यहाँ पोशाक बनाने का काम वैसे तो साल भर चलता है, लेकिन जन्माष्टमी पर इसकी डिमांड ज्यादा होती है। ये 12 महीने काम चल रहा है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी के बाद में राधाष्टमी की, उसके बाद में दिवाली गोवर्धन पूजा है, उसके बाद में फिर आ जाएगी गौर पूर्णिमा होली की, ऐसे रामनवमी की, ऐसे चैन है वो चलती रहती है। 12 महीने काम। जहां हिंदू कारीगर इस काम को करते हैं, तो वहीं धर्म की बंदिशों को तोड़कर वृंदावन के ज्यादातर मुस्लिम कारीगर पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं और सभी हिंदू धर्म की आस्था को ख्याल में रखते हुए इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी और डेस्क से रंजीत यादव की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। सदन में कई मुद्दों पर हंगामेदार चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा करी है। सीएम धामी ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो महंगाई भत्ता है उनको मिलेगा। महंगाई भत्ते में 17% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ अब महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के 1,60,000 कर्मचारी और 1,50,000 पेंशनर्स को सीधे लाभ पहुंचेगा। जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक और 1 जनवरी 2020 के स्तर पर उसको फ्रीज कर दिया था और 30 जून 2021 को केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा हमने महंगाई भत्ता 27% जो था फ्रीज कर दिया था यहाँ पे। अब चूंकि केंद्र सरकार ने जुलाई माह से
28%, 11% बढ़ोतरी कर इसको 28% कर दिया है। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से देय होगा। उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम जो है 11% बढ़ाते हुए 28% करेंगे। इससे जो है लगभग 1,60,000 जो हमारे कर्मचारी है उनको और लगभग 1.5 लाख जो पेंशनर है उनको सीधे। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े मसले को उठाने का काम किया, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार राज्य हित में जो भी होगा पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के संतला देवी मंदिर के इलाके में जमकर बारिश की वजह से कई स्थानों पर मलबा आ गया है। ऐसे में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने इलाके का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत भी करी है। उस मुद्दे को जो है मंत्रिमंडल में मैं लाया था चर्चा के लिए और उस पर हमने उप समिति बना रखी है, वो काम कर रही है और सकारात्मक रूप से उस पर काम कर। देखिए, ये चूंकि इसकी एक योजना बननी है, वन विभाग के कारण से इस योजना में तो विलम्ब हुआ है। हमने कहा है कि आगे से जो है इस प्रकार की जो ऊपर का काफी पानी तेजी से आता है, इसलिए इसकी एक जो है दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उसके लिए मैंने डीएम को बता दिया, वो योजना बनाई है बचाव राहत के लिए। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है, जिसमें पंजाब कांग्रेस के नाराज विधायक और मंत्री हरीश रावत से मिलने देहरादून पहुंचे। आपको बता दें, पंजाब की कैप्टन सरकार के 4 मंत्री और 3 विधायक देहरादून पहुंचे हैं। साथ ही नाराज लोगों से मिलने पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि अभी सभी की बातों को सुना जाएगा और अगर उनके स्तर पर मामला सुलझ सकता है तो फिर उसको सुलझा भी लिया जाएगा। देखिए, परिस्थितियां अलग अलग हैं। उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त दल कोचिंग कर रहा था, उसमें उन्हें दल बदल करवाया था। वो मेरी सरकार को बर्खास्त करने को बर्खास्त किया उन्होंने, जो कुछ वो चाहते थे वो अलग बात है। यहाँ पार्टी के अंदर कुछ सवाल हैं और लोग पार्टी के अंदर ही समाधान चाह रहे हैं। वहाँ हमारे यहाँ दल बदल किया था लोगों ने, यहाँ पार्टी के अंदर समाधान चाह रहे हैं। तो वो क्या समाधान हो सकता है उसको मैं लेकर के आऊँ। इंडियन आइडल का खिताब जीतने वाले पवनदीप राजन पर तोहफों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी उन्हें बड़ा इनाम दिया। दरअसल सरकार ने पवनदीप राजन को राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा करी। पवनदीप राजन ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करी, जिसके बाद उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया गया। पवनदीप राजन हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।